चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी गुरु पे। तो जिनको भी आर्ट्स की जानकारी लेनी है, आर्ट्स का नॉलेज लेना है, तो वो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी गुरु पे। काफ़ी मजा आएगा पढ़ाई करने में। एक बार आप ज्वाइन करके देखिए यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी गुरु को। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की राज व्यवस्था। लक्ष्मीकांत की एक लिखी हुई पुस्तक है, हम लोग ये पढ़ेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। लक्ष्मीकांत, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है भारत की राज्य व्यवस्था, और यूपीएससी के लिए और बीपीएससी के लिए भी। ये राइटर का नाम है रे बउआ, हाँ, गधा है, एक नंबर गधा है। यहाँ है, ये है, है गधा का, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है कहाँ का है ये। इतना बढ़िया कि ये लक्ष्मीकांत ने इनको लिखा है भारत की राज्य व्यवस्था को, और वो एक अच्छी खासी पुस्तक है जो बीपीएससी और यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। समझ रहे हैं ना। जहाँ कितना भी दिल्ली जाइए, कहीं भी जाइएगा, तो आपको ज़्यादातर सजेस्ट करेगा कि ये पुस्तक आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। जिस तरह से आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, उस तरह से ये पुस्तक भी आपको पढ़ना पड़ता है। हाँ, ये पुस्तक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत पे अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। ठीक है, भारत पे अंग्रेजों का शासन था। तो आप लोगों को मालूम है कि भारत पे जो 200 साल शासन हुआ है वो दो चरणों में है। पहला जो सदी है, जो 100 साल पहला शासन हुआ है, वो कंपनी के द्वारा किया गया था। और सेकंड जो 100 साल शासन किया गया है, वो रानी विक्टोरिया के द्वारा किया गया। डायरेक्ट वो ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट संसद है, वो उसके हिसाब से, उसके अनुसार कानून बनता था और उसके अनुसार शासन चलता था भारत पर। समझ रहे हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये शुरुआत कैसे हुई है, इतिहास की पृष्ठभूमि अभी देख लेते हैं। ठीक है, आखिर ये किस तरह से अप्रोच किया है भारत पे पूर्णतः शासन करने के लिए। कितना बड़ा दिमाग लगाया है अंग्रेजों ने। एकदम समझिए, एकदम वो ये लोग की तरह एकदम क्या जुगाड़ लाल था वो, एकदम खत्म इंसान था वो सब, लेकिन एकदम लोल था। लोल जीनियस कह सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अंग्रेज सबको एकदम जीनियस कह सकते हैं। इतना खतरनाक दिमाग लगाया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको पड़ोसी पर अगर कब्जा करना है, तब आपको आपका लोगों का पुष्ट बीत जाता है, आपके पड़ोसी पर नहीं शासन कर पाता है। समझ रहे हैं। वो गधा वहाँ से 7 समुंदर पार से आकर के पूरा भारत पे राज कर लिया। शुरुआत किया आपको दक्षिण भारत से और पूरा भारत पे राज कर लिया। ये छोटी बात थोड़ी है बुआ। तो इसके पीछे देखिएगा तो बड़ी गहराई का दिमाग लगाए, गजब का चाल चला। हर एक स्टेप पे चाल चलता था भारत को अपने अंदर लाने के लिए। तो देखिए, हालांकि बात यह है कि जब रानी एलिजाबेथ थी, तो उसके समय सिर्फ उसको एक व्यापार करने का अनुमति मिला था। समझ रहे हैं, पूर्ण अनुमति मिल गया था। उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ स्थापित किया गया भारत में, ये सबको मालूम है। 1600 में उसको अनुमति मिली, 1608 ईस्वी में ये लगभग व्यापार शुरू हो गया था। समझ रहे हैं। हाँ, नहीं रे गधा, एलिजाबेथ ये शुरू में ही जब कंपनी जब आया था, उस समय एलिजाबेथ के द्वारा ये अनुमति लिया गया था। और विक्टोरिया जो वो बाद में आई है। समझ रहे हैं ना। हाँ, विक्टोरिया बाद में आई है। हाँ, तो देखिए, हम लोग देख लेते हैं कि शुरू में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया, ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में, इस समय मात्र ये सिर्फ एक व्यापारिक निकाय बन के आई थी। समझ रहे ना, सिर्फ इसको व्यापार करना था। तो व्यापार किया भी, ये शुरू में व्यापार ही करता था। अरे अनुमति मिला था 1600 में, और ये काम 1608 में स्टार्ट कर दिया था ये। समझ रहे ना, अनुमति इसको मिल गया था 1600 में। किसके माध्यम से मिला था? महारानी एलिजाबेथ। हम लोग सिर्फ अभी क्या पढ़ रहे हैं, पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं ना, किस तरह से अंग्रेज जो है किस तरह से अप्रोच किया है, किस तरह से 200 साल भारत पे राज किया। और पूर्ण इतनी बड़ी देश है हमारा भारत कह सकते हैं, और इतना संपूर्ण भारत पे उसने राज कर लिया था। ये छोटी मोटी बात नहीं बुआ। तो इसके पीछे का दिमाग देखिएगा ना अंग्रेजों का, तो बड़ी मजा आएगा पढ़ के। हाँ, तो देखिए, ये महारानी एलिजाबेथ के द्वारा अनुमति लिया गया और 1608 ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार प्रारंभ कर दिया। अरे ब्रिटेन की, अब ब्रिटेन पूछो कहाँ है।
वह तो कहीं क्या है, ब्रिटेन भारत में रहेगा था कहीं का, मारेंगे तो उतने झाड़ देंगे। हाँ अरे अंग्रेजों को बोलते हैं, समझ रहे ना। इंग्लैंड बोल लो ना, इंग्लैंड का मैच देखा है ना। हाँ तो ले है, गोरा होता है कि काला होता है रे, एकदम लोल है तू लोग लेकिन। हाँ हाँ इंग्लिश बोलता है। हाँ ध्यान दो, भारत में जो पहले जो राजा महाराजा थे, हाँ जो जहांगीर था, तो जहांगीर के समय में 1608 ईस्वी से जहांगीर रहा था। जहांगीर के समय में क्या है कि इसको एक अनुमति मिल गया था, समझ रहे हैं ना। जब मुगल शासन चल रहा था भारत में उस समय, तो मुगल शासन के दौरान ही जब वहाँ से कुछ अंग्रेज लोग आया था, तो उसके बाद ये महारानी एलिजाबेथ के द्वारा एक अनुमति लिया गया था व्यापार करने के लिए। तो यहाँ से मुगल के जो शासक थे, उन लोगों ने क्या किया कि इसको परमिशन दे दिया कि चलो भाई व्यापार करो। उसको क्या मालूम कि ये इतना बड़का मतलब दिमाग लेके आएगा। उसको लगा कि चलो कोई विदेशी आया है, हमारा मेहमान है, व्यापार ही तो करना है, कर भाई व्यापार करो, समझ रहे हैं ना। बात यह कि इहो गधा सभी नहीं सोचा था कि हम भारत में राज ही कर लेंगे। ये लोग तो सिर्फ जो उसकी ज़रूरत थी, पश्चिमी देशों को जो ज़रूरत थी, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए पूर्व की तरफ ये लोग निकला था, समझ रहे ना। लेकिन वो ज़रूरत को पूरा करते करते ये लोग शासन की तरफ चलने लगा ये लोग। तो इसके आगे देखते हैं कैसे कैसे क्या हुआ, समझ रहे ना। हाँ व्यापार करने के लिए ही आया था, समझ रहे ना। व्यापार करने के लिए ये लोग आए थे। व्यापार करने के लिए जो आए थे उनमें से कौन कौन लोग थे? PDEDF, ये आपको आ जाएगा पुर्तगाल, P फॉर पुर्तगाल, D फॉर डच, E फॉर इंग्लैंड, और D फॉर डेनमार्क, और F फॉर फ्रांस, समझ रहे ना। ये आदमी नहीं था, देश का नाम है, एकदम मन रहा है तू, समझ रहे ना। ये 5 देश जो थे ये मुख्य रूप से पश्चिमी देश है, और इन देशों ने पूर्व की तरफ अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, उसके ज़रूरत को पूरा करने के लिए खोज के तौर पर कह सकते हैं कि इन लोगों ने इधर निकला था, समझ रहे हैं। उसके बाद जब लोगों को लग गया कि हाँ यहाँ मेरा ज़रूरत पूरा हो जाएगा, तो वहाँ उन लोगों ने धीरे धीरे अपनी, पहले बोला कि चलो बैठने, तो बैठने के बाद टांग पसारना, तो बोला सोने ही दो, समझ रहे। आज जब सो लिया तो बोलता अब ये मेरे बाप का है भाई, समझ रहे। हाँ हाँ जैसे ट्रेन में होता है, मिटाने वाला है बोलाओ, छोड़ दो चलो। तो इसमें से बुआ ये 5 देशों ने, 5 देश आया, जिसमें से अगर मुख्य रूप से अगर प्रभाव डाला है तो एक ये और एक ये दोनों। और भारत में ये दोनों का लड़ाई भी काफ़ी देखिएगा, कर्नाटक का जो लड़ाई होती है ये दोनों के बीच में है। अब लड़ता है इंग्लैंड और फ्रांस, लड़ाई भी होता है कहीं और नाम है कर्नाटक का युद्ध, समझ रहे हैं। लड़ाई कहीं और होता है, इसका संधि भी कहीं और होता है, नाम है इसका कर्नाटक का युद्ध। ये तो बाद में देखेंगे, ये बहुत बात की बात है बुआ। पहले हम लोग देख लेते हैं कि अंग्रेज जो है ना अपनी टांग कैसे फैलाया है, समझे। हाँ समझते भी है, समझे। तो उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं कि गधा टंगड़ी कैसे फैला लिया, ये हम लोगों ने कहाँ पे मिस किया, हम भारतीयों ने मिस कहाँ पर कर दिया। तो देखिए अभी तक ये मात्र ये एक व्यापारिक निकाय बन के आई थी, और ये अपना व्यापार भी कर रहा था, समझ रहे ना। 1757 तक, 1757 से पहले ये एक मान लेते हैं व्यापारी ही था। जब 1757 में जब यहाँ पे सिराजुद्दौला जब शासन कर रहा था भारत पे, तो उसके बाद हाँ उससे इसकी लड़ाई हो जाती है, अंग्रेज़ों की लड़ाई होती है। हालांकि उसको एक युद्ध नहीं कह सकते हैं, वो एक रणनीति भी था, समझ रहे ना। रणनीति ये था कि उसका जो सेनापति था मीर जाफ़र, तो उसको सिखा बुझा के वो उसी के मतलब उसके वजह से ये ना चोरी छुपे सिराजुद्दौला का हत्या कर दिया गया, तो युद्ध हुआ ही नहीं था। इसलिए उसको युद्ध कहा भी नहीं जा सकता है। जो पलासी की जो लड़ाई है उसको युद्ध भी नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि पलासी की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा दबदबा होने लगा था, समझ रहे। जब पलासी की लड़ाई हुआ था तो बंगाल का नवाब था उस समय सिराजुद्दौला, और जब सिराजुद्दौला हटा तो मीर जाफ़र को, हम भारतीयों में यही तो कमी है, दोगलापनी बहुत है भारत में, समझ रहे ना। अपने ही लोग अपने के पीछे वार कर देता है। यही वजह से हम भारतीय लोग जो है पीछे बहुत, हमारा जो देश है बहुत पीछे चला गया है। नहीं तो अगर संसाधन की बात करें तो भारत में काफ़ी ज़्यादा संसाधन था। ऐसी नहीं सोने की चिड़िया कहा गया है भारत को,
समझ रहे? लेकिन ये है कि अपने ही लोगों ने अपने लोगों का धोखा दिया है। मीर जाफर ने वही किया, जयचंद ने वही किया ये पृथ्वीराज चौहान के साथ, समझ रहे ना? हाँ, सब भारतीय ही था। तो ये जब 1757 की लड़ाई हुई तो उसके बाद अंग्रेजों का दबदबा आ गया, कहाँ हुआ? बंगाल में, समझ रहे ना? कहाँ गया? बंगाल में। और उसके बाद 1765 से पहले ये कुछ नहीं किया था। 1765 के बाद ये अपनी औकात दिखाना शुरू कर दिया पूरे बंगाल में। हुआ ये कि 1765 में अंग्रेजों को एक अधिकार मिल गया, दीवानी अधिकार, समझ रहे ना? एक दीवानी मामला होता है, एक फौजदारी मामला होता है। फौजदारी मामला वो होता है जो मारपीट हो, दंगा फसाद हो, कपर फरोल कर लो, समझ रहे ना? शर्ट फरोल कर लो और उसके बाद जो केस जाएगा इसको बोलते हैं फौजदारी मामला, समझ रहे ना? फौजदारी मामला क्या होता है? सो आप लोग कपर फरोल कर लो, शर्ट फरोल कर लो और ये जो मामला जाएगा कोर्ट में उसको क्या बोलेंगे? फौजदारी मामला। और आपका संपत्ति जो आपकी प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति है और आपका जो धन है, इस सब जुड़े जो मामला, इन सब चीज़ों से जुड़ी मामला होगी, इसको क्या बोलते हैं? दीवानी मामला। और दीवानी मामला, दीवानी अधिकारी इसने 1765 में प्राप्त कर लिया। कौन? अंग्रेजों ने। जब दीवानी मामला जब प्राप्त किया तो दीवानी मामला के बाद क्या हुआ कि इसके बहुत सारा अधिकार मिल गया अंग्रेजों को। एक तो ये कि किसका संपत्ति का बंटवारा करना है ये भी अब अंग्रेज तय करेगी, समझ रहे हैं? राजस्व वसूली, संपत्ति का मामला बंगाल में, बंगाल के अलावा 3 जगहों पे। उसके बाद राजस्व वसूली, राजस्व वसूली जानते हैं ना? जो टैक्स वसूला जाता है कर के रूप में, ये भी अधिकार इसने गधा ने प्राप्त कर लिया, समझ रहे हैं? स्वामित्व का अधिकार, जो संपत्ति का, जो लोगों का निजी संपत्ति होता है उस पर भी इसका अधिकार हो गया। आज जब ये 3 और ये सब ये अधिकार कहाँ कहाँ मिला इसको? एक बंगाल, दूसरा बिहार और तीसरा आपको उड़ीसा। ये 3 जगहों पे इसको दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। कौन कौन? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। समझ रहे ना? समझ रहे? अब ये जब अधिकार मिला तो अब अंग्रेजों को क्षेत्रीय शक्ति मिलने लगा, समझ रहे ना? कि अब यहाँ पे अंग्रेजों को क्षेत्रीय शक्ति मिलने लगा। अब वो अपनी ताकत बढ़ाने लगा धीरे धीरे। अब उसके बाद इसका जो शासन होता है बुआ, वो होता है आपका, शुरू होता है इसका, दोगलापनी नहीं कह सकते इसको दिमाग चतुर कह सकते हैं। ये होता है 1773 से, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इसका पूरा लेखा जोखा, कागज पत्तर का खेल वेल। अभी तक तो ये सिर्फ वो क्या बोलते हैं ना, सिर्फ यहाँ से दिमाग लगा रहा था और जो भी करना होता था हाथ पैर से ये कर रहा था। लेकिन अब जो दिमाग लगा रहा है ये 1773 में अब लेखा जोखा का दिमाग लगा रहा है। अब यहाँ पर से अपना ये कानून बनाना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले कोई कानून नहीं था बुआ। इससे पहले वो सिर्फ मार धाड़, दंगा फसाद यही करके शासन कर रहा था। यहाँ से इसने अपना कलम चलाना शुरू किया, जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग, ये मिटा दें। दीवानी अधिकार प्राप्त किया तो दीवानी अधिकार में उसको क्या क्या प्राप्त हो गया? संपत्ति के बंटवारा या संपत्ति का मामला जो भी आ जाएगा, संपत्ति के मामले में बंटवारा करना हो या जो भी संपत्ति से जुड़ी हुई मामला हो, राजस्व वसूली, टैक्स वसूलना, स्वामित्व जो निजी संपत्ति होता है, ये सब अधिकार। तो फोटो है, मोबाइल है, खींच लो, ये यहाँ से देख लीजिएगा। अभी समझ लो ना, पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। देखिए, मैंने बताया कि 1600 ईस्वी में, 1608 ईस्वी जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट किया था व्यापार करना, तो वो सिर्फ एक व्यापारिक निकाय बन के काम कर रहा था, बाकी और कुछ नहीं। उसको सिर्फ भारत में व्यापार करना है और किसी से मतलब नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब भारत में जब संसाधन देखा तो उसको लगा कि अब व्यापार से काम नहीं चलेगा। अब उसको धीरे धीरे लोभ आने लगा। वही बात हो गई ना, वो जो बैठने दो फिर टांग पसारने दो फिर सोने दो, वही वाली बात हो गई। तो जब 1700, इससे पहले कई लड़ाई उसने लड़ा है, इससे पहले देखिएगा तो बहुत सारा लड़ाई लड़ा है। लेकिन 1757 की जो लड़ाई है वो कह सकते हैं इसके लिए एक वरदान साबित हो जाता है। जब सिराजुद्दौला जब भारत पे शासन कर रहा था, बंगाल का नवाब था वो। अरे ये सब मुगल से चलते हुए आ रहा है, समझ रहे ना, सब मुगल का है ये लोग। हाँ, तो जब सिराजुद्दौला जब यहाँ पे वो बंगाल का नवाब था, जब शासन कर रहा था, तो उस समय में अंग्रेज़ से इसकी एक लड़ाई हो जाती है
और उसमें सिराजुद्दौला हार जाता है। वजह यह है कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो मीर जाफ़र था, और सारा बागडोर किसी भी राजा का जो दाहिना हाथ होता है वो सेनापति ही होता है, क्योंकि उसको पूरा शस्त्रागार के बारे में मालूम होता है, राजा की क्या कमजोरी, सब चीज़ के बारे में मालूम होता है। और मीर जाफ़र को ही अंग्रेज़ों ने अपने अधीन कर लिया था। उसने कहा कि युद्ध के बाद हम तुमको राजा बना देंगे, नवाब बना देंगे। उसका सेनापति था, रे सिराजुद्दौला का सेनापति था। रुक रे अनरा कहीं का, रुक 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 जाओ, तो लोग नहीं समझेगा, अब ऐसे समझेगा। हाँ अब देखो, अब ऐसे समझेगा। हाई देखो, ये कौन बउआ? सिराजुद्दौला। ई कौन छोटकिनवा? उसका सेनापति नाम क्या है? मीर जाफ़र। ठीक है। हाँ, और उसके बाद इधर जो बटालियन सब है, और उसके बाद अंग्रेज है। बटालियन डे बोल रहे हैं, इसका जो छोटका छोटका सेना होता है इसको बटालियन बोलता है। यह बहुत सारा था इसके अधीन। ठीक है ना। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, युद्ध। इस युद्ध का नाम क्या है बुआ? प्लासी की लड़ाई। और ये ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा। प्लासी की लड़ाई कब होती है? 1757 में, अंग्रेज के बीच और सिराजुद्दौला के बीच, बंगाल में। समझ रहे हैं? अब कोई दिक्कत? इसमें ये भाई साहब हार जाता है, और जब ये हारेगा तो उसके बाद बंगाल पे किसका शासन आ जाता है? अंग्रेज का। अब यहाँ से अंग्रेज अपना चाल चलना शुरू कर देता है। इससे पहले तो हाथ पर चला रहा था, लेकिन अब जो है 1773 के बाद अब ये कलम चलाता है। समझे? मिटा दे रोहित। ये क्या लिखे है? कहीं का अभी समझा रहे हैं ना वो। प्लासी की लड़ाई के बाद जो 1765 में अंग्रेजों ने क्या प्राप्त किया था? तू लो एकदम लोल है। 1765 में क्या प्राप्त हुआ था सर? दीवानी अधिकार प्राप्त किया था। दीवानी अधिकार प्राप्त होने से उसको किन किन क्षेत्रों में उसको अधिकार मिल गया था? मतलब टैक्स वसूल सकता है। संपत्ति से किसी का भी मामला हो वो कौन तय करेगा? अब अंग्रेज तय करेगा। किसका कितना निजी संपत्ति होगा वो कौन तय करेगा? अंग्रेज तय करेगा। ये सभी अधिकार किसके माध्यम से मिला उसको? दीवानी अधिकार के माध्यम से। समझ रहे हैं? मिटा दें? अरे ली इसमें देख लेना रे, नहीं तो फोटो मोबाइल है, फोटो खींच को व्हाट्सअप कर देना इसको। चलो लो, एक के बारे में पूरा दिमाग में लेक्चर बैठ जाएगा बउआ। खाली एगो फोन रखा करो, खाली फ़ोन रखा करो। यहाँ तो खाली ध्यान से सुनो, यहाँ लिखने के चक्कर में रहेगा तो लेक्चर समझ में नहीं आएगा। सबसे अच्छा सिस्टम है पढ़ाई का, यहाँ ध्यान से सिर्फ कहानी सुनो, उसके बाद एक फ़ोन रखो, सीधा इसको क्लिक करो। नहीं तो वीडियो अवेलेबल है, एक बार जाके फिर से वहाँ वीडियो से नोट्स बना लो। समझे? चलिए, नहीं तो ऐसे में टाइम ज़्यादा बीत जाएगा बुआ। अरे चुप रहे, आप चुप हो। देखो अब ये जो खेल खेलेगा, अब ये किसकी खेल खेलेगा? इससे पहले क्या चलाता था? हाथ पैर। अब क्या चलाएगा? अब ये कलम कापी का यूज करेगा। 1773 में ये लाया भाई साहब ने रेगुलेटिंग एक्ट। क्या लाया? रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। जब 1757 में जब ये लड़ाई लड़ी थी, 65 में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ, तो बंगाल में उसने गवर्नर बना दिया किसी को। उसके बाद एक इसका अंग्रेजों का पद क्या था? गवर्नर। क्या पद था वो? गवर्नर। 1773 में जब भाई साहब अंग्रेजों ने रेगुलेटिंग एक्ट लाया, तो इसने क्या किया कि जो गवर्नर था, गवर्नर के पद को हटा करके और उसने क्या लाया? गवर्नर जनरल। ठीक है। उसने क्या किया? गवर्नर जनरल का एक पद लाया। बोला अब ये गवर्नर नहीं रहेगा, बंगाल में क्या रहेगा? गवर्नर जनरल रहेगा। उस बस सिर्फ पद चेंज कर दिया है। समझ रहे ना? व्यक्ति कोई भी हो, वो सिर्फ क्या किया है? पद चेंज कर दिया है। गवर्नर का पद हटा के क्या बना दिया? गवर्नर जनरल। अब ये बड़ी पद हो गई। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या लाया इसने कि
बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, उस प्रेसिडेंसी जो प्रांत कह सकते हैं, उस प्रांत का जो भी गवर्नर था, उस गवर्नर को इसने क्या कर दिया कि गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। बोला कि अब जो है, जो बॉम्बे का जो गवर्नर है, अब वो अपने हिसाब से काम नहीं करेगा। मद्रास का जो गवर्नर है वो अब अपने हिसाब से काम नहीं करेगा। अब वो किसके अधीन रहेगा? गवर्नर जनरल के अधीन। मतलब सब कुछ अब किसके हाथ में आ गया? बंगाल के हाथ में। समझ रहे ना? ध्यान दीजिए, एक बार यहाँ पे फिर से बना रहे मैप। अरे आज तो ये मार्क और ने काम दे साथ दे रहा है रे। हाय देखिए, किसको कनिया कनिया पढ़ रहा है रे? रे चुप रे तू लोग, अगर इतना मस्ती करेगा तो पढ़ाना ही बंद कर देंगे हम। थोड़ा सा पहले लेक्चर सुन लो, बाद में मस्ती कर लेना। ध्यान दीजिए, ये बंगाल, ठीक है ना, ये मद्रास और ये बॉम्बे, तो कहाँ है? अरे अनड़ा ये सब बाद में पूछना, पहले मैप पढ़ना पड़ेगा। बिच्चे में सब एकदम सब कुछ सीख लो तू लोग। पहले यहाँ पढ़ो। पहले ये मद्रास, तो मद्रास में भी पहले गवर्नर होता था, ठीक है। ये बॉम्बे, बॉम्बे में भी पहले, बॉम्बे से पहले बॉम्बे था, बॉम्बे में भी क्या होता था बउआ? गवर्नर होता था। और बंगाल में भी गवर्नर होता था, ठीक है। ये चुपेगा तू, बीच में भटर भटर करता है। सुनो पहले, उसके बाद अपने समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनो, कितना अच्छा समझा रहे बुआ की तरह। देखिए, हाय देखो, ये बंगाल जगह का नाम है। बात है कि लोग का बेस इतना कमजोर है कि कोई नाम लेते तो इस लोग को लगता है कोई आदमी का नाम ले रहा है, आदमी का नाम लेता है लगता है जगह का नाम ले रहा है। इतना कन्फ्यूजन है। ये बंगाल, ये लोग का मैप ही नहीं ना याद है। बंगाल में जैसे कि अभी बिहार का नेता है ना, मुख्यमंत्री है ना, अभी कौन है? नीतीश कुमार। उसके अलावा बंगाल का भी कोई मुख्यमंत्री है ना, कौन है अभी? अरे ममता बनर्जी ना है। यूपी का कौन है? योगी है। महाराष्ट्र का कौन है? हैं? है ना कोई महाराष्ट्र में? कौन है जो दादा भाई ठाकुर है कोई? नहीं, पहले देखो ना, पहले से ध्यान से सुनो। पहले देखो, तो इसी तरह जिस तरह से अभी सीएम है ना, हर एक राज्य का सीएम है ना, उसी तरह पहले हर एक प्रांत में जो अंग्रेजों का जो कंपनी के अधीन जो क्षेत्र था, उसने क्या किया था? उस समय तीनों को प्रेसिडेंसी बनाया था। एक बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे और मद्रास। इन तीनों पे इसने क्या किया था? गवर्नर नियुक्त कर रखा था, ठीक है। तो ये बंगाल है। अब बंगाल का भी मान लेते हैं वो गवर्नर होगा, मान लेते ये लोल होगा, ठीक है। एक वो ये लोल होगा जो इसका गवर्नर होगा, एक यहाँ का एगो कोई लोल होगा, और कोई सरकार रे, और कोई यहाँ का ना कोई होगा जो लोल होगा, ठीक है। पहले ध्यान दो, अभी रे ध्यान दो रे। बंगाल का कोई गवर्नर होगा, एक मद्रास का गवर्नर होगा, एक बॉम्बे का गवर्नर होगा। अब इन सब गवर्नर में क्या किया? जब रेगुलेटिंग एक्ट लाया तो इस एक्ट के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से इसने ये तय किया कि बंगाल का जो गवर्नर है वो गवर्नर नहीं रहेगा, अब वो क्या बन जाएगा? गवर्नर जनरल, ठीक है। अब बाकी ये लोग जो है वो गवर्नर ही रहेगा, लेकिन अब स्वतंत्र नहीं रहेगा। अब ये इसके हिसाब से काम करेगा और ये भी इसके हिसाब से काम करेगा। अरे दोनों को इसके अधीन रख दिया केंद्रीयकरण करने के लिए। केंद्रीयकरण समझते हो? जब सारा ताकत किसी एक इंसान के हाथों में हो उसको केंद्रीयकरण कहते हैं। अभी केंद्रीयकरण नहीं था। अभी बंगाल का अलग अपना कानून बना रहा है, मद्रास वाला अलग अपना कानून बना रहा है, बॉम्बे वाला अलग कानून बना रहा है। अभी जो है नीतीश कुमार अपने हिसाब से कानून बना रहा होगा, जो राज्य के हिसाब से जो कानून बनाना होगा, योगी अपने हिसाब से बनाएगा। समझ रहे ना? लेकिन कुछ मामलों में जो है ये ना तो नीतीश कुमार का चलेगा ना योगी का चलेगा, वो चलेगा मोदी का। समझ रहे ना? समझ रहे? जैसे कि आप जैसे कि देखिए, एक आपने पढ़ा होगा सिविक्स में है, बहुत सारा ऐसा मामला में जिसमें जो मोदी का अधिकार उसमें चलता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि टैक्स को लेकर के या फिर आपको जैसे कि जीएसटी वगैरह हो गया, तो इस सब पर क्या होगा कि इस सब पर कोई राज्य का जो सीएम होगा उसका कोई कानून नहीं चलेगा। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो तय करेगी। समझ रहे? बहुत सारा है ऐसे। अरे जैसे दो चीज़ है ना, एक आपने पर है, चुप रहे पीछे। एक हो गया राज्य सूची होता है, समझ रहे ना,
और एक संघ सूची होता है और एक समवर्ती सूची होता है, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या होती है कि राज्य कानून बनाती है, इसमें केंद्र कानून बनाती है, इसमें जो है कुछ मामलों पे दोनों को कानून बनाना पड़ता है, समझ रहे हैं। इसको समवर्ती सूची में रखा जाता है। इतना दूर कहाँ लेके जाता है, तू लोग भटका देता है गधा सब। चुप, ध्यान दो। अब एकदम बउआ वाला बात नहीं समझता है। बोल रहे कि ये मद्रास का कोई गवर्नर होगा, बॉम्बे का गवर्नर होगा और एक बंगाल का गवर्नर होगा। इस गवर्नर को क्या किया कि पावर को एक हाथ में लाने के लिए, क्योंकि पहले सबका पद बराबर था तो हर कोई अपना अपना हिसाब से कानून बना रहा था, इस कानून को किसी एक हाथ में लाने के लिए इस ताकत को उसने एक नया कानून लाया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। इस कानून के माध्यम से उसने क्या क्या तय किया? तो उसने ये तय किया कि जो पहले 3 प्रेसिडेंसी में जो अलग अलग गवर्नर था, अब वो गवर्नर नहीं रहेगा। बंगाल का जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरल बन जाएगा। अब बाकी जो मद्रास का गवर्नर है और जो बॉम्बे का गवर्नर है, अब वो स्वतंत्र नहीं रहेगा। अब वो किसके अधीन रहेगा? गवर्नर जनरल के अधीन रहेगा। ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि रोहित को बना देते हैं बंगाल का गवर्नर, सरकार बना दी तुमको, सीएम बना दिया यहाँ का, ठीक है। और मान लेते शिवम्मा को यहाँ का मद्रास का बना दिया, अमना को बॉम्बे का बना दिए। अरे एकदम लोल है, अंग्रेजे है वो सब अभी। अरे अंग्रेजे है सब, सब अंग्रेजे। इसको क्वेश्चन भी सही है बुआ, क्वेश्चन गलत नहीं पूछा है, अंग्रेजे है, ठीक है। ये जो गवर्नर था वो कौन था? अंग्रेज था। यहाँ का गवर्नर भी अंग्रेज, यहाँ का गवर्नर भी अंग्रेज। मारेंगे, उल्टा लाफा मारेंगे अभी हम, उल्टा लाफा मारेंगे अभी हम। हाँ, तू लगा कि आर्ट्स का क्लास बंद कर देंगे तू लोग का। हाँ। एकदम गधा सब है। ध्यान दो, मज़ा ख़त्म कर देता है ये लोग। अब क्लास में अभी क्वेश्चन पूछने का अनुमति ही नहीं है तुम लोग का, जितना पूछ। हाँ, ये एक बार नोट्स बना लेना, जो नहीं समझ में आएगा वो आके यहाँ से पूछ लेना, नोट्स बना लेना। हाँ, जिसको नहीं समझ में आएगा कुंदन सर से पूछ लेना, नहीं तो हम आएंगे तो हमसे पूछ लेना, ठीक है। अभी सब बकचोदन मत करो ज़्यादा। एक ये गवर्नर, एक ये गवर्नर, एक ये गवर्नर। अब 3 गवर्नर रहेगा तो तीनों अपना हिसाब से कानून बनाएगा। तो इस तरह से अंग्रेज़ों को लग रहा था कि इस तरह से वो अपने कानून, अपना वर्चस्व नहीं बढ़ा पाएगा। तो उसने क्या किया कि अगर किसी एक आदमी के हाथ में अगर पूरा ताकत रहेगा तो कानून चलाना, शासन चलाना थोड़ा आसान रहेगा। इसलिए क्या किया था कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको कहा कि अब तो गवर्नर नहीं रहेगा, गवर्नर जनरल रहेगा, बड़ा पद दे दिया उसको, ठीक है। अब बाकी जो इसको जो है, इसको कहा कि बहुत तू लोग गवर्नरे है, लेकिन अब अपना हिसाब से कानून नहीं बनाएगा, अब तू लोग को इसको फॉलो करना पड़ेगा। किसको? गवर्नर जनरल को। समझ रहे हैं ना? ये नियम कब बना था? 1773 में। इस कानून को क्या नाम दिया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। कितना देर हो गया? 28 मिनट हो गया, कुछ पढ़ा ही नहीं। देखने रहे गधा से कितना गधा पानी कर रहा है। चलिए ध्यान दीजिए। अब गवर्नर जनरल, गवर्नर बन गया गवर्नर जनरल, ऐसे लिख देते हैं। ये गवर्नर, ये हो गया ख़त्म, और ये बन गया गवर्नर जनरल। उसके बाद और क्या लाया? तो उसके बाद बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी और मद्रास के गवर्नर को किसके अधीन कर दिया? गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद बोला कि ऐसे तो काम चलेगा ही नहीं, न्याय करने के लिए कोई तो संस्था हो, समझ रहे ना। तो उसने क्या किया कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया। अगले साल 1774 में कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना किया। कोर्ट समझते हैं ना?
हाँ, तो हाई कोर्ट की स्थापना किया। लाइए, हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था हुआ भारत में? 1774 में। कहाँ हुआ था? ठीक, बंगाल में हाई कोर्ट। हाँ हाँ, इसके ऊपर तो सर्वोच्च न्यायालय। हम उच्चतम न्यायालय ही है, हम इंग्लिश में उसको हाई कोर्ट लिख देते। उच्चतम न्यायालय है, गधा कहीं के। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में हो गया वो, और हाई कोर्ट हर एक राज्य में होता है, समझे? तो चलिए ध्यान दीजिए। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 में। समझ गए? इतना काम तो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कर दिया इन लोगों ने। अब अपना एक रास्ता तैयार कर लिया था। अब इस रास्ता पे धीरे 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 कैसे आगे बढ़ रहा है ये देखिए। मिटा दे इसको, रेगुलेटिंग एक्ट मिटा दे। अब अंग्रेज अपना नया दिमाग लगा रहा है कि इस तरह से संपूर्ण भारत पे जो है पूर्ण शासन नहीं किया जाएगा। तो उसने अगला कदम उठाया 1781 में। 1781 का संशोधन अधिनियम। संशोधन समझते हैं ना बउआ? नहीं समझते हैं? आप लोग नहीं समझते होइएगा। समझते हैं संशोधन? हाँ बिल्कुल, कोई नियम को अगर चेंज करना हो उसको क्या कहते हैं? संशोधन करना कहते हैं। समझ रहे हैं? तो 1781 में इसने संशोधन अधिनियम लाया। अब संशोधन ही तो करना है, तो जो पहले से जो कानून बना हुआ था उसी को संशोधन इसने किया। इसने क्या किया कि बोला कि एक जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय, तो बोला क्या ये मान लेते हैं एक उच्चतम न्यायालय है। समझ रहे? तो ये उच्चतम न्यायालय है, चार चार को है, चल नहीं रहा। तो इसका तो एक कोई ना कहीं क्षेत्र होगा ना बउआ। हर चीज़ का तो एक एरिया होता है ना, काम करने का एरिया होता है ना। जैसे कि अगर कोई थाना है, वारिस नगर का थाना है, तो ऐसा थोड़ी है कि ये शिवाजी नगर वाला को भी जाके वहाँ अपना दबदबा कर लेगा, नहीं ना होगा ऐसा। सबका अपना अपना एरिया होता है। उसी तरह से उच्चतम न्यायालय का भी क्षेत्र था कि कहाँ क्या क्या काम कर सकता है ये। समझ रहे? तो देखिए यहाँ पे दिमाग क्या लगाया, अंग्रेज ने सोचा कि जो हमारा जो गवर्नर जनरल है या फिर जो भी हमारा सेना है, तो इन लोगों को अगर कोर्ट के अंदर में रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, गौर से थोड़ा सुनिएगा। उसने सोचा कि अगर हम अपने आदमी को, अंग्रेज ने सोचा कि अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने सोचा कि यदि हम अपने आदमी को यदि हम उच्चतम न्यायालय के अंदर में रखेंगे और ये कहीं ना कहीं अगर भारतीयों को सताएगा तो मामला कहाँ आएगा? उठ के उच्चतम न्यायालय में। अब वहाँ तो हमको फैसला करना पड़ेगा। अगर कहीं हमारा आदमी गलती साबित हो गया, साबित तो होगा ही, काहे कि इतना ना उस समय वो लोग अत्याचार कर रहा था कि ये वो क्या 100 सबूत होता था पहले। 10 के सामने में अंग्रेज कोरा लेके किसी को पीट देता था, है कि नहीं? तो सबूत का तो भरमार था। तो कहीं अगर हमारा आदमी अगर कोर्ट में आ गया तो फिर हमको उस पर कार्रवाई करना पड़ेगा। इसलिए क्या किया, बोला हम अपने आदमी को इस क्षेत्र से बाहर कर देते हैं। अगर ये कोई भी काम करेगा, किसी को मर्डर कर दे, किसी को गोड़ तोड़ दे, कोड़ा से मारे, कितना भी अत्याचार करना है करो, लेकिन उसको जो है हम इसके अधीन लाएंगे ही नहीं। इसने प्रावधान में जोड़ दिया। समझ रहे? उसने प्रावधान में जोड़, जैसे कि अभी हमारा संविधान है ना बउआ, कि अगर आप किसी धर्म के खिलाफ यदि आप करते हैं तो संविधान में लिखा हुआ है तो आपको सजा हो जाएगी। किसी छोटे जाति पे अगर आपको कहते हैं उस पर गए तो छोटा जाति का है, उसको गलियाते हैं तो सीधा आपको जेल हो जाएगा, क्योंकि ये संविधान में लिखा हुआ है। आज जो चीज़ संविधान में लिखा ही नहीं हुआ है उस पर तो कोई कार्रवाई होगी नहीं। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया था कि बोला कि हम अपने आदमी को प्रावधान, मतलब ये हाई कोर्ट के क्षेत्र से बाहर कर देते हैं। कितना भी अत्याचार करना है करो, तुम्हारे लिए कोई कानून बना ही नहीं है। समझे? इसलिए इसने क्या किया बउआ, गवर्नर जनरल को इसने कोर्ट के क्षेत्र से बाहर कर दिया। गवर्नर जनरल को क्या किया? कोर्ट के क्षेत्र से बाहर कर दिया। ठीक है? उसके बाद क्या किया, कंपनी का जो कर्मचारी था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी था, कर्मचारी समझते हैं ना, जो काम उम करने वाले होते हैं, जो सेवक होता है,
रे सही से बैठना, मारेंगे हम, उल्टा लफा मारेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेवक था उसको बोला कि काम करने के दौरान तुमको जो भी कार्रवाई करना है तुम कोर्ट से फ्री हो, तुम्हारे कार्रवाई के लिए कोई कानून नहीं है। तो उसने सेवक को भी फ्री कर दिया, कंपनी के सेवक को। एक तो राजा फ्री है और साथ साथ में ओकर जो चेला चपाटी है वो फ्री। लो भाई अब तू जो मर्जी है वो मन करो। तो कंपनी के सेवक को भी फ्री कर दिया, तेरे लिए भी कोई कानून ना है, जाओ और तोरा जो मर्जी है वो करो। ठीक है। उसके बाद क्या किया इसने, बंगाल के जो नागरिक थे, बंगाल में रहने वाले जो लोग थे, उसको बोला कि बेटा तू आ जा इसके अंदर में, कोई भी अगर लड़ाई झगड़ा करना है तो तुहर वाला मामला कोर्ट में जरूर आएगा और उस पर हम लोग न्याय करेंगे। खाली बंगाल के नागरिक को, हमारे भारतीय लोगों को रखा कि तू कोर्ट के अंदर रहेगा, बाकी हमारा अंग्रेजवा सब फ्री रहेगा। समझे, ओकरा लिए कोई कानून नहीं है, खाली भारतीयों के लिए कानून है। तो कलकत्ता के नागरिक को क्या किया, कोर्ट के अधीन लाया। कलकत्ता के नागरिक को, समझे। इसके अलावा कितना चतुर वाला दिमाग लगाया, हिंदू और मुसलमान एक हो जाए ये वो कभी नहीं चाहता था। और इसीलिए उसने क्या किया कि हिंदू के लिए हिंदू के हिसाब से न्याय करता था और मुस्लिम के लिए मुस्लिम के हिसाब से न्याय करता था। अगर हिंदू मुसलमान सब के लिए अगर एक कानून होता तो सब एक हो जाता, लेकिन उसने हिंदू के लिए अलग कानून और मुसलमान के लिए अलग कानून, सबके लिए अलग अलग निजी कानून बना दिया। हिंदू का निजी कानून और मुसलमानों का निजी कानून। निजी कानून, समझ रहे, देख रहे हैं ना कितना दिमाग लगा रहा है। अब भारतीयों को पता ही नहीं चल रहा है कि कितना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है अंग्रेज। अपना संविधान तैयार कर रहा है अंग्रेज और अपने हिसाब से ही संविधान को भी चला रहा है, जिसमें भारतीयों के लिए एक से बढ़कर एक कानून है और अंग्रेजों के लिए कोई कानून नहीं है। समझ रहे हैं। ये कब आया था, ये सब 1781 के संशोधन अधिनियम में लाया गया। आप देखिए इतना काम तो कर लिया, इससे भी नहीं पेट भरा, उसको भी लगा कि अभी भी कुछ और करना बाकी है। तो इसके बाद इसने लाया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। अब इस एक्ट के माध्यम से पहले तो भारतीय लोगों को एगो शासन झेलना पड़ रहा था, अब गधा दुदू को शासन लागू कर दिया, दोहरी शासन, जिसको द्वैध शासन प्रणाली कहा जाता है। द्वैध शासन प्रणाली। तो देखिए आपको कौन कौन सा है, ये मिटा दें। चलिए हाय देखिए 1784 में अब ये अगला जो कदम उठाया, ये लाया पिट्स इंडिया एक्ट। क्या लाया बुआ, पिट्स इंडिया एक्ट, ये इसका कानून है, इंडिया एक्ट। अब इस कानून के माध्यम से इसने क्या किया, उस समय दो क्षेत्र है, एक राजनीतिक क्षेत्र और एक वाणिज्यिक क्षेत्र। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र और एक वाणिज्यिक। वाणिज्यिक समझते हैं ना बाबा, व्यापार। तो इसने क्या किया कि पहले दोनों पे किसी एक का ही शासन चल रहा था और उसी के हिसाब से पूरे भारतीयों को चलना पड़ता था। लेकिन अब क्या किया कि बोला कि जो व्यापार वाला मामला है उसका देखरेख कोई अलग मंडल करेगा, जिसको बोलते हैं निर्देशक मंडल। निर्देशक मंडल। अब ये अलग टीम जो थी अंग्रेज की, एक अलग टीम थी, इसके अधीन चला गया क्या, वाणिज्यिक क्षेत्र। समझ रहे, कोई भी व्यापार करेगा, व्यापार में किसको कितना टैक्स देना है, किसी का रकम क्या रहेगा, ये सब कौन तय करेगा, निर्देशक मंडल। और जो विधायी शक्ति है, जो कानून बनाने की शक्ति है, क्या कानून बनेगा, किस कानून को, कौन सा कानून अंग्रेजों के लिए लागू होगा, कौन सा कानून भारतीयों के लिए लागू होगा,
वो चला गया किसी दूसरे के हाथों में, जिसको बोलते हैं हम लोग नियंत्रण मंडल, जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण मंडल। नियंत्रण मंडल, कौन कानून भारत में बनेगा, किसके लिए क्या कानून होगा, समझ रहे ना, कहाँ का गवर्नर कौन बनेगा, तो ये कौन तय करेगा, नियंत्रण मंडल। किस वस्तु पर कितना उसका दाम होगा, कितनी कीमत होगी, और कौन कौन व्यापार आकर के भारत में व्यापार कर सकता है, ये सब कौन तय करेगा, निर्देशक मंडल। जैसा कि आपको मालूम है कि पहले अंग्रेजों ने भारत पे एक एकाधिकार सिर्फ चल रहा था, व्यापार का एकाधिकार, जो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी, बाकी ब्रिटेन की कोई भी व्यापारी आकर के भारत में व्यापार नहीं कर सकता था, समझ रहे हैं। ये निर्देशक मंडल ने और पहले की जो इसकी टीम थी, इन लोगों ने तय कर रखा था कि ये यहाँ एकाधिकार प्राप्त है ईस्ट इंडिया कंपनी को। एकाधिकार का मतलब होता है सिर्फ व सिर्फ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, जहाँ उसका क्षेत्र था, समझ रहे हैं ना। ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही प्राप्त था, ये अधिकार प्राप्त था कि वही सिर्फ व्यापार करेगी। उसको मालूम था कि यदि कंपटीशन बढ़ेगा तो वस्तु का दाम बढ़ेगा। अब मान लेते कोई चीज़ आपको बेचना है और बेचने वाला 10 गो है, यहाँ से लेके यहाँ तक बैठा हुआ है, और खरीदने वाला कोई एक आ जाए, तो ये कहेगा भाई हम 10 रुपया में देंगे, आप खरीदने वाला तो है ही नहीं, अगला कहेगा ले भाई हम 9 रुपये में देंगे, अगला कहेगा हम 8 रुपये में देंगे। बात है कंपटीशन नहीं है ना, अब लोगों को तो बेचना है, लेकिन खरीदने वाला एक ही को है, तो वस्तु का दाम घटेगा। लेकिन खरीदने वाला अगर बहुत हो तो जाहिर सी बात है कि जो संसाधन है वो घट जाएगी। अभी तो संसाधन भरपूर है, मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी बेचने की जो वस्तु है, मान लेते हैं टमाटर आप उपजाते हैं और आपके पास 1 कुंटल टमाटर 2 गोबर आप भी रखे हैं, बाकी सब रखा हुआ है, और एक को कोई आ रहा है खरीदने के लिए, कितना खरीदेगा भाई। बेचना तो सबको है, क्योंकि पहले क्या था, कृषि पे ही आधारित था ना सब, हम भारतीय लोग, तो जो हम उपजाते थे वो बिकेगा, तभी तो हमारा बाल बच्चा खा पाएगा। तो क्या होता था कि वस्तु का दाम घट जाता था, क्योंकि सिर्फ एक ही कंपनी आती थी, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और वही व्यापार करती थी, इसलिए वो अपने हिसाब से वस्तु का कीमत तय करता था। ये बोलता 10 रुपया नहीं, 10 रुपया नहीं देंगे, 5 रुपया में देना है तो दो, ये नहीं देगा तो वो देगा, वो नहीं देगा तो वो देगा, अब ले, उसके हिसाब से उसका दाम 5 रुपया हो जाता था, समझ रहे हैं। जानता था ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर मेरे टक्कर में कोई दूसरा अगर हम व्यापारी उतारते हैं तो वस्तु का दाम बढ़ाना पड़ेगा, अब वस्तु का दाम बढ़ेगा तो उसको मुनाफा कम होगा, इसलिए वो सिर्फ एकाधिकार प्राप्त कर रखा था। आगे 1793 वाला में एकाधिकार खत्म हो जाता है, समझ रहे हैं ना, 1793 1813 में वो हम आगे देखेंगे। तो ये जो व्यापार वाला मामला था, अब ये कौन तय करेगा, और कहाँ का गवर्नर कौन बनेगा, गवर्नर जनरल कौन बनेगा, वो कौन तय करेगा, नियंत्रण मंडल, समझ रहे हैं ना। अब ये लोग अपना हिसाब से कानून बना रहा है, ये भारतीय जनता को अलग परेशान कर रहा है, ये अपने हिसाब से कानून बना रहा है व्यापार को लेकर के, ये भारतीय जनता को अलग परेशान कर रहा है। इसी को कहा गया द्वैध शासन, समझ रहे हैं। ये अपने हिसाब शासन कर रहा है और ये अपने हिसाब शासन कर रहा है, इसको क्या कहा गया, द्वैध शासन। ये द्वैध शासन कब लागू हुआ था, 84 में, ठीक है। इसी को कहा गया, क्योंकि दो शासन हो गया ना, अब इसी को कहा गया बुआ द्वैध शासन। लास्ट में बोल देंगे, समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। देख रहे हैं ना अंग्रेज किस तरह से अपना चापलूसी कर रहा है। सो पहले सिर्फ उसको व्यापार करना था, अब धीरे धीरे कानून भी बनाने लगा है, समझ रहे हैं। अब देखिए, अब 17 ये बन गया, अब आगे आ गया 1786 का अधिनियम। 1786 में क्या हुआ था, एक अंग्रेज था जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, समझ रहे हैं, क्या नाम था उसका, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तेरी की मार्केट चल नहीं रहा है, हाँ
लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। ये कौन था बउआ? अंग्रेज था, ठीक है। ये एक अंग्रेज था। इसको गवर्नर जनरल बनाया गया कब? 1786 में। ये बोला कि भाई देखो हम गवर्नर जनरल तो बनेंगे, लेकिन मेरा 2 शर्त है। यदि मेरा 2 शर्त यदि हमको दे दिया जाता है तभी हम गवर्नर जनरल बनेंगे। बोला बोल बेटा क्या है? ये कहा कि देखिए नहीं रे, तो ये बोला कि हमको अधिभावी शक्ति चाहिए। अधिभावी शक्ति क्या होता है? कि जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है, वो काउंसिल अगर हर मुद्दे पर अगर अपना कानून बनाती है तो ठीक है बनाओ, लेकिन कुछ खास मुद्दा होगा जिस पर अगर काउंसिल यदि कानून भी बनाएगा और हम चाहे कि नहीं हम कानून नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। ये पावर हमको चाहिए। इसको कहा गया अधिभावी शक्ति। पल्ले पड़ा कुछ समझ आया क्यों सर? अधिभावी शक्ति क्या होता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को चाहिए था अधिभावी शक्ति। अधिभावी शक्ति ये होता है कि जो काउंसिल था उस समय जो कानून बनाता था, तो बोला कि ठीक है उसको जितना मुद्दा पे कानून बनाना है बनाओ, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन यदि कुछ मुद्दों पर यदि मेरा मन हो कि ये काउंसिल ने जो कानून बनाया है उस कानून को हम नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, तो नहीं मानेंगे। इसमें काउंसिल मेरा कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती है, कोई काउंसिल मुझे नहीं रोक सकती है। काउंसिल जो एक संस्था थी जो कानून बनाती थी, ठीक है। तो गवर्नर जनरल का ये मानना था कि कुछ खास मुद्दों पे यदि मेरा मन हो कि हम काउंसिल का कानून नहीं मानेंगे तो ये काउंसिल को मानना पड़ेगा, मुझे नहीं मानना पड़ेगा। काउंसिल को अपना कानून वापस लेना पड़ेगा, या फिर उसका कानून है तो है लेकिन औरों के लिए है, लेकिन हम नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। इसी को कहा गया अधिभावी शक्ति। समझ रहे? ये इसका पहला शर्त था, ठीक है। उसके बाद दूसरा शर्त मांगा कि मुझे गवर्नर जनरल के अलावा मुझे सेनापति का भी पद चाहिए। समझ रहे ना? दूसरा में क्या मांगा इसने? सेनापति का पद। समझ रहे? ये 2 शर्त किसने मांगा था? कॉर्नवालिस ने। लेकिन ये जो इसका दिमाग था ये पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी को भा गया। समझ रहे? कभी कभी ये होता था कि काउंसिल ने जो कानून बना दिया तो जरूरी नहीं कि उसका हर एक कानून उसको फायदा ही करेगी। कहीं ना कहीं पे वो खुद फंस जाता था, अपने कानून के अधीन ही फंस जाता था। लेकिन ये टेक्निक इसका बड़ा काम आ गया कि जहाँ पे हम फंसेंगे अपने कानून में वहाँ पर मेरा अधिभावी शक्ति काम करेगा। बोलेंगे हम कानून को मानते ही नहीं। समझ रहे? इतना दिमाग लगा रहा है। आप मान लेते कोई कानून बना दिए, लेकिन कानून के अधीन हो सकता है कि कहीं आप ही मिस्टेक कर दे और वो कानून आप ही लागू हो जाए, तब तो फंस जाइएगा। अंग्रेज कभी फंसना नहीं चाहता था। समझ रहे? कॉर्नवालिस का दिमाग इतना ताबड़तोड़ कि ये बोला कि ये जो कॉर्नवालिस का जो शर्त है ये अब शर्त नहीं रहेगा, ये प्रावधान बनेगा। और उसने 1786 का प्रावधान में जोड़ दिया, आर्टिकले में जोड़ दिया इसने कि ये जो अधिभावी शक्ति है ये सिर्फ कॉर्नवालिस तक ही लागू नहीं होता है, आने वाला भविष्य में जितने भी गवर्नर जनरल होगा सब के लिए कानून लागू होगा। जहाँ भी प्रेसिडेंसी है, जहाँ भी गवर्नर होगा, सभी गवर्नरों के लिए ये अधिभावी शक्ति लागू होता है। जो भी अंग्रेज है, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेंबर है, सब के लिए ये अधिभावी शक्ति लागू होता है कि अगर कहीं पे अगर फंस रहा है काउंसिल के कानून में, अगर वो कह रहा है कि हमको नहीं मानना है तो नहीं मानना है। समझ रहे? तो इसको अगला जो है 1793 का जो कानून आता है उसमें यह तय किया गया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा प्राप्त किया गया जो शर्त है, जो अधिभावी शक्ति है, ये सभी आने वाला गवर्नर जनरलों तक विस्तारित किया जाता है और जितने भी गवर्नर है वहाँ तक भी विस्तारित किया जाता है। ठीक है, 1793 कल पढ़ा देंगे, छोड़ दीजिए, ये लोग टाइम में बहुत ले लेता है।